द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली लेखक रॉल्फ डोबेली द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो हमारी सोचने की प्रक्रिया में होने वाली 99 सामान्य गलतियों को उजागर करती है। ये पुस्तक दर्शाती है कि हम किस तरह अनजाने में सोचने के ऐसे तरीकों को अपनाते हैं जो तर्कहीन होते हैं और जिनसे हम गलत निर्णय लेते हैं। ये पुस्तक जीवन के हर क्षेत्र में जैसे व्यवसाय, निवेश, रिश्ते, स्वास्थ्य, बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। लेखक का उद्देश्य यह है कि हम इन सोच की गलतियों को पहचानकर धीरे धीरे स्पष्ट और तटस्थ निर्णय लेना सीखें। 1. सर्वाइवरशिप बायस, सर्वाइवर्स का भ्रम। जब हम किसी क्षेत्र में केवल सफल लोगों को देखकर यह मान लेते हैं कि उनका तरीका या गुण ही सफलता का कारण है, तो हम एक बड़ी गलती कर रहे होते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि असफल लोगों की संख्या कहीं ज्यादा हो सकती है, लेकिन उनकी कहानियां कभी सामने नहीं आती। उदाहरण, अगर हम 10 बड़े स्टार्टअप्स के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि उनके फाउंडर्स ने कॉलेज छोड़कर बिजनेस शुरू किया, तो हम मान सकते हैं कि कॉलेज छोड़ना सफलता की कुंजी है। लेकिन हम उन हजारों लोगों को नहीं देखते जिन्होंने कॉलेज छोड़ा और कभी सफल नहीं हुए। इस भ्रम की वजह से हम अधूरी जानकारी के आधार पर फैसले लेते हैं। हमें पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें असफल लोगों के अनुभव भी शामिल हों। 2. स्विमर्स बॉडी इल्यूजन, तैराक के शरीर का भ्रम। ये भ्रम तब होता है जब हम सोचते हैं कि किसी क्षेत्र में अभ्यास या ट्रेनिंग करके हम वैसे ही बन सकते हैं, जबकि असल में उस क्षेत्र में वही लोग सफल होते हैं जिनमें पहले से कुछ प्राकृतिक योग्यताएं होती हैं। उदाहरण, जब हम प्रोफेशनल तैराकों के गठीले और संतुलित शरीर को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि तैराकी करने से ऐसा शरीर बनता है। पर हकीकत यह है कि जिनके शरीर पहले से ऐसे होते हैं, वही तैराक बनने में सफल होते हैं। इसी तरह टॉप बिजनेस स्कूल्स में सफल लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ वही स्कूल आपको सफल बनाएगा। हो सकता है कि स्कूल में जाने से पहले ही वे लोग प्रतिभाशाली हों। 3. क्लस्टरिंग इल्यूजन, झुंडिया पैटर्न का भ्रम। मानव मस्तिष्क पैटर्न पहचानने में माहिर है, लेकिन कभी कभी हम वहां पैटर्न देख लेते हैं जहां असल में कुछ भी अर्थपूर्ण नहीं होता। उदाहरण, कई बार लॉटरी नंबर या शेयर बाजार के चार्ट देखकर हमें लगता है कि कोई नंबर लकी है या कोई स्टॉक अब निश्चित रूप से बढ़ेगा, जबकि वह एकदम यादृच्छिक रैंडम होता है। इस भ्रम की वजह से हम अंधविश्वासों में फंस जाते हैं या गलत निवेश करते हैं। हर बार दिखने वाला पैटर्न कोई संकेत नहीं होता, वह केवल संयोग हो सकता है। 4. सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण। जब हम किसी चीज को इसलिए सही मान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग उसे कर रहे हैं, तो हम भीड़ की मानसिकता के शिकार हो जाते हैं। उदाहरण, अगर हम देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है, तो हम मान लेते हैं कि वह अच्छा होगा। या अगर सोशल मीडिया पर कोई चीज़ वायरल हो रही है, तो हम सोचते हैं कि वह सच या उपयोगी है। ये तरीका कभी कभी काम करता है, लेकिन हमेशा नहीं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह सही दिशा में जा रही हो। 5. संक कॉस्ट फैलेसी, डूबी लागत का भ्रम। जब हम किसी निर्णय को इसलिए जारी रखते हैं क्योंकि हमने पहले से उसमें समय, पैसा या मेहनत लगा दी है, तो हम एक तर्कहीन जाल में फंस जाते हैं। उदाहरण, अगर आपने किसी कोर्स की फीस भर दी है लेकिन वह अब आपके लिए उपयोगी नहीं है, तब भी आप उसे सिर्फ इसलिए पूरा करते हैं क्योंकि पैसा खर्च हो गया है। इसी तरह किसी व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन आप उसे सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि आपने उसमें बहुत निवेश किया है। बुद्धिमानी यह होती है कि हम भविष्य की संभावनाओं को देखकर निर्णय लें, न कि अतीत के नुकसान की भरपाई के लिए। 6. रेसिप्रोसिटी, पारस्परिकता का नियम। हम इंसानी स्वभाव से ही इस भावना से जुड़ जाते हैं कि अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए। उदाहरण, सेल्समैन अगर आपको एक मुफ्त पेन देता है, तो आप उस पर एहसान मानकर उससे कुछ खरीद सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको बदले में कुछ करना चाहिए, भले ही वह चीज़ आपको जरूरी न हो। ये भावना हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है, इसलिए हर बार किसी के उपकार को विवेक से आंकना जरूरी है। 7. कन्फर्मेशन बायस, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह। हम अपने विश्वास को सही साबित करने के लिए केवल उन्हीं तथ्यों को ढूंढते हैं जो हमारे पक्ष में हो और बाकी नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण, अगर कोई मानता है कि योग हर बीमारी का इलाज है, तो वह केवल उन्हीं लेखों और वीडियोज को देखेगा जो इस विचार का समर्थन करते हैं और बाकी वैज्ञानिक आलोचनाओं को नज़रअंदाज कर देगा। इस तरह की सोच हमें गलत धारणाओं में फंसा देती है। सही सोच वही है जो हर पहलू से चीज़ों को जांचती है। 8. कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, सांद्रता प्रभाव। जब दो वस्तुओं की तुलना एक दूसरे से करते हैं, तो हम उनका मूल्यांकन उनके अपने गुणों से नहीं, बल्कि आपसी तुलना से करते हैं। उदाहरण, अगर आपने पहले 2000 रुपये की शर्ट देखी और फिर 500 रुपये की, तो 500 रुपये की शर्ट आपको बहुत सस्ती और किफ़ायती लगेगी, भले ही वह खराब क्वालिटी की हो। इसी तरह एक सामान्य व्यक्ति किसी बहुत आकर्षक व्यक्ति के बगल में कम सुंदर लग सकता है। तुलना करते समय हमें हर चीज़ को उसके वास्तविक गुणों के आधार पर परखना चाहिए, न कि उसके आसपास मौजूद संदर्भ के कारण। 9. अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, उपलब्धता पूर्वाग्रह। हम जिस जानकारी को आसानी से याद कर सकते हैं, उसी के आधार पर सोचते हैं कि वह ज़्यादा सामान्य या महत्वपूर्ण है।
उदाहरण, अगर टीवी पर रोज अपराध की खबरें आती हैं तो हमें लग सकता है कि अपराध बहुत बढ़ गया है, जबकि आंकड़े कुछ और कह सकते हैं। प्लेन क्रैश की खबर देखकर हमें लग सकता है कि विमान यात्रा खतरनाक है, जबकि असल में ये सबसे सुरक्षित यात्रा साधनों में से एक है। हमें हर विषय को संपूर्ण जानकारी के साथ देखना चाहिए, न कि केवल उसी के आधार पर जो सामने या ताज़ा हो। 10. स्टोरी बायस, कहानी पूर्वाग्रह। हम कहानियों से इतना जुड़ जाते हैं कि हम तथ्यों की बजाय भावनाओं और नरेशन पर भरोसा करने लगते हैं। उदाहरण, अगर कोई कहता है कि उसने एक किताब पढ़कर करोड़ों कमाए, तो हमें लगता है कि वह किताब जादू है। लेकिन हो सकता है कि उस व्यक्ति में पहले से बहुत प्रतिभा रही हो और उसकी सफलता कई अन्य कारणों से हुई हो। किसी ब्रांड का विज्ञापन एक इमोशनल कहानी के जरिए हमें बेचता है, जिससे हम तथ्यों की बजाय भावना में आकर खरीदारी करते हैं। कहानियां हमें प्रेरित कर सकती हैं, लेकिन निर्णय करने के लिए ठोस और तर्कसंगत सोच जरूरी है। 11. हाइंडसाइट बायस, पश्चदृष्टि भ्रम। जब कोई घटना घट जाती है तब हमें ऐसा लगता है कि हमें पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। लेकिन सच्चाई ये होती है कि वह भविष्यवाणी हमारी अपनी कल्पना होती है, जो हमने वास्तव में पहले नहीं की थी। उदाहरण, अगर शेयर बाजार गिरता है तो हम कहते हैं, मुझे पहले से पता था कि ये गिरने वाला है, जबकि असल में हमने तब कोई कदम नहीं उठाया था। ये भ्रम हमें खुद को ज़्यादा समझदार समझने का झूठा भरोसा देता है और भविष्य में सावधानी से सोचने की आदत को कम करता है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि भविष्य अनिश्चित होता है और केवल घटनाओं के बाद बुद्धिमान बनना आसान होता है, लेकिन असली समझदारी है पहले सोच समझकर निर्णय लेना। 12. आउटकम बायस, परिणाम आधारित पूर्वाग्रह। जब हम किसी निर्णय की गुणवत्ता को केवल उसके परिणाम के आधार पर आंकते हैं तो हम आउटकम बायस के शिकार होते हैं। जबकि सही निर्णय के बावजूद बुरा परिणाम आ सकता है और गलत निर्णय के बावजूद कभी कभी अच्छा परिणाम भी। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने बारिश की संभावना के बावजूद बिना छाता लिए बाहर जाने का निर्णय लिया और वह भीग नहीं पाया, तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका निर्णय सही था, वह केवल भाग्यशाली था। इसी तरह, अगर कोई जुआ खेलकर पैसा जीत जाता है तो इसका मतलब यह नहीं कि जुआ खेलना समझदारी थी। हमें निर्णय की गुणवत्ता को उसके सोच समझ और तर्क के आधार पर जांचना चाहिए, न कि केवल परिणाम के आधार पर। 13. ओवर कॉन्फिडेंस इफेक्ट, अत्यधिक आत्मविश्वास का प्रभाव। हम अक्सर अपनी क्षमताओं, ज्ञान और भविष्यवाणियों के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वास से भरे होते हैं, जो बाद में गलत साबित होता है। उदाहरण, सर्वे में यह पाया गया कि ड्राइविंग करने वाले अधिकतर लोग खुद को औसत से बेहतर ड्राइवर मानते हैं, जो गणितीय रूप से संभव ही नहीं है। इसी तरह, निवेशक मानते हैं कि वे शेयर बाजार को समझते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि अधिकतर निवेशक औसत से भी खराब प्रदर्शन करते हैं। हमें आत्मविश्वास और वास्तविक योग्यता में अंतर समझना चाहिए। संदेह करना और विकल्पों पर विचार करना एक समझदार मानसिकता है। 14. शोफर नॉलेज, ड्राइवर वाली समझ। जब कोई व्यक्ति सिर्फ रटी हुई या सही जानकारी के आधार पर खुद को ज्ञानी समझने लगता है, लेकिन उसमें गहराई और अनुभव नहीं होता, तो उसे शोफर नॉलेज कहा जाता है। उदाहरण, मान लीजिए एक ड्राइवर ने सालों तक भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर की बातें सुनी हो, तो वह शब्दों को दोहरा सकता है, लेकिन जैसे ही कोई गहरे सवाल पूछेगा, वह जवाब नहीं दे पाएगा। सोशल मीडिया पर बहुत लोग विशेषज्ञता के बिना सही ज्ञान फैलाते हैं और लोग उसे सच मान लेते हैं। हमें खुद से यह पूछना चाहिए, क्या हम वास्तव में उस ज्ञान को समझते हैं या केवल उसे दोहरा सकते हैं। 15. इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण का भ्रम। ये भ्रम तब होता है जब हम सोचते हैं कि हम उन चीज़ों को भी नियंत्रित कर सकते हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। उदाहरण, लोग लॉटरी टिकट खरीदते समय खुद नंबर चुनते हैं ताकि उन्हें लगे कि वे नियंत्रण में हैं, जबकि नंबर यादृच्छिक ही होते हैं। एक खिलाड़ी अगर अच्छा खेल रहा हो तो दर्शक सोचते हैं कि उनके चिल्लाने या ताली बजाने से खेल का परिणाम बदल जाएगा। हमें ये समझना चाहिए कि कुछ चीज़ें पूरी तरह हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं और उन्हें स्वीकार करने से तनाव कम होता है। 16. इंसेंटिव सुपर रिस्पॉन्स टेंडेंसी, प्रोत्साहन प्रतिक्रिया प्रवृत्ति। मनुष्य वही करता है जो उसे प्रोत्साहन, इनाम या दंड से मिलता है। जब नियमों या योजनाओं में प्रोत्साहन गलत तरीके से तय किए जाते हैं तो लोग उनका गलत लाभ उठाते हैं। उदाहरण, अगर एक सेल्स कंपनी अपने कर्मचारियों को केवल बिक्री की संख्या के आधार पर बोनस देती है, तो वे केवल तात्कालिक बिक्री पर ध्यान देंगे, चाहे वह ग्राहक को नुकसान पहुंचाए या भविष्य में कंपनी को। किसी डॉक्टर को हर ऑपरेशन पर कमीशन मिलता है, तो वह ज़रूरत न होने पर भी ऑपरेशन करने की सिफारिश कर सकता है। हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि किसी व्यक्ति या संस्था को कौन सा प्रोत्साहन मिल रहा है, तभी हम उनके निर्णयों और व्यवहार को ठीक से समझ सकते हैं। 17. रेग्रेशन टू मीन, औसत की ओर लौटना। जब कोई चीज़ या प्रदर्शन असामान्य रूप से अच्छा या बुरा होता है तो अगली बार वह सामान्य औसत की ओर लौटता है। हम इसे अक्सर किसी अन्य कारण से जोड़ देते हैं, जबकि यह एक स्वाभाविक गणितीय सिद्धांत है। उदाहरण, अगर कोई छात्र अचानक बहुत अच्छे नंबर लाता है तो अगली बार थोड़े कम नंबर आ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि उसने मेहनत बंद कर दी।
या अगर कोई खिलाड़ी अचानक बहुत खराब प्रदर्शन करता है तो अगली बार सामान्य प्रदर्शन करेगा और लोग कहेंगे कि कोच की डांट ने असर किया, जबकि यह केवल औसत की ओर लौटना था। हमें असामान्य परिणामों को ज़रूरत से ज़्यादा तूल नहीं देना चाहिए, बल्कि दीर्घकालिक औसत को देखना चाहिए। 18 आउटकम इन्फ्लुएंस कन्फ्यूजन, परिणाम और प्रयास का भ्रम। हम यह मान लेते हैं कि अच्छे परिणाम हमेशा अच्छे प्रयास का नतीजा होते हैं और खराब परिणाम खराब प्रयास का, लेकिन इसमें भाग्य और अन्य बाहरी कारणों की भूमिका को नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण, अगर कोई टीम जीत जाती है तो हम कोच की रणनीति को श्रेय देते हैं, अगर हार जाती है तो उसे दोष देते हैं। जबकि कभी कभी जीत या हार संयोग से होती है, जैसे मौसम, अंपायर का निर्णय, विरोधी की चूक। हमें हर सफलता या असफलता को उसके पूरे संदर्भ में समझना चाहिए, न कि केवल परिणाम से निष्कर्ष निकालना। 19 सेल्फ सिलेक्शन बायस, स्वचयन पूर्वाग्रह। जब किसी सर्वे या अध्ययन में लोग स्वयं भाग लेते हैं तो उसमें भाग लेने वाले और भाग न लेने वालों में अंतर होता है, जो नतीजों को गलत बना सकता है। उदाहरण, अगर एक वेबसाइट पूछती है कि क्या आप सरकार के खिलाफ हैं और केवल गुस्साए लोग उत्तर देते हैं, तो सर्वे में यही दिखेगा कि 90% लोग सरकार के खिलाफ हैं, जबकि यह सच नहीं है, क्योंकि वह 90% केवल उन लोगों में से है जो पहले से असंतुष्ट थे और जिन्होंने जवाब दिया। इसलिए सभी सर्वे और आंकड़ों को सावधानी से समझे वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या नहीं। 20 एसोसिएशन बायस, सांधिक भ्रम। हम किसी अनुभव, वस्तु या व्यक्ति को उसके साथ जुड़ी अन्य चीज़ों के आधार पर आंकने लगते हैं, भले ही उन दोनों का आपस में कोई सीधा संबंध न हो। उदाहरण, अगर किसी महान क्रिकेटर ने एक ब्रांड की घड़ी पहनी है तो हम मान लेते हैं कि वह घड़ी बहुत अच्छी होगी, जबकि खिलाड़ी का प्रदर्शन घड़ी से संबंधित नहीं है। या अगर कोई बच्चा गणित में अच्छा नहीं है तो हम सोचते हैं कि वह अन्य विषयों में भी कमज़ोर होगा, जबकि यह जरूरी नहीं। हमें हर चीज़ को उसके अपने गुणों और संदर्भ में आंकना चाहिए, न कि उसकी संगति या जुड़ाव से। 21 बिगिनर्स लक, शुरुआती किस्मत। जब कोई व्यक्ति पहली बार में ही सफल होता है तो हम सोचते हैं कि वह खास प्रतिभाशाली है या आगे भी हमेशा सफल रहेगा, लेकिन यह अक्सर केवल संयोग होता है। उदाहरण, अगर कोई नया निवेशक पहले ही स्टॉक में पैसे लगाकर अच्छा मुनाफा कमाता है तो वह सोचने लगता है कि उसे शेयर बाजार की समझ है, पर असल में ये केवल किस्मत हो सकती है। बहुत सारे जुआरी पहली जीत के बाद खुद को माहिर मानने लगते हैं और फिर लगातार हारते हैं। हमें किसी एक शुरुआत से स्थायी निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए। सफलता का सही मूल्यांकन लंबे समय में होता है, निरंतरता और निर्णयों की गुणवत्ता से। 22 कॉग्निटिव डिसोनेंस, मानसिक द्वंद्व। जब हमारे विचार और व्यवहार में विरोधाभास होता है तो हम मानसिक असहजता महसूस करते हैं। इसको दूर करने के लिए हम अपने विचारों को ही बदल लेते हैं ताकि वे हमारे कार्यों के साथ मेल खाएं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है लेकिन जानता है कि यह हानिकारक है तो वह सोचने लगता है, मेरे दादाजी भी 90 साल तक जिए, वो भी स्मोकर थे, ताकि वह खुद को तर्कसंगत ठहरा सके। या कोई व्यक्ति जो किसी पार्टी को समर्थन देता है, उस पार्टी की गलतियों को नज़रअंदाज करके खुद से कहता है, कम से कम वे दूसरे से बेहतर हैं। यह मानसिक द्वंद्व हमें खुद को धोखा देने पर मजबूर कर देता है, जिससे हम बदलाव की बजाय बहाने गढ़ते हैं। 23 हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, तत्काल संतोष की चाह। हम दूर भविष्य की बजाय तत्काल लाभ को तरजीह देते हैं, भले ही भविष्य का लाभ कहीं बड़ा हो। उदाहरण, अगर आपको कहा जाए आज 100 रुपये लो या एक साल बाद 150 रुपये, तो अधिकतर लोग 100 रुपये अभी लेना पसंद करेंगे। यही कारण है कि लोग फास्ट फूड खाना, धूम्रपान करना या ज़रूरी कामों को टालना पसंद करते हैं, क्योंकि तत्काल संतोष उन्हें अधिक आकर्षक लगता है। बुद्धिमानी की सोच दीर्घकालिक होती है, जो आज थोड़ी असुविधा स्वीकार करके कल अधिक लाभ हासिल कर सके। 24 दी बिकॉज जस्टिफिकेशन, क्योंकि भ्रम। अगर हम किसी भी अनुरोध के साथ क्योंकि शब्द जोड़ देते हैं तो लोग उसे अधिक आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, भले ही उसका कारण तर्कसंगत न हो। उदाहरण, एक प्रयोग में जब किसी ने फोटोकॉपी मशीन की लाइन में खड़े लोगों से कहा, क्या मैं पहले कर सकता हूं, क्योंकि मुझे कॉपी करनी है, तो अधिक लोगों ने उसे अनुमति दी, जबकि सबको कॉपी ही करनी थी। ये दर्शाता है कि क्योंकि शब्द से अनुरोध को वैधता मिल जाती है, भले ही कारण तुच्छ हो। हमें अपने निर्णयों को केवल क्योंकि सुनकर स्वीकार नहीं करना चाहिए, बल्कि कारण की सच्चाई को परखना चाहिए। 25 डिसीजन फटीग, निर्णय थकान। जब हम एक के बाद एक कई निर्णय लेते हैं तो हमारा मानसिक ऊर्जा स्तर कम हो जाता है और बाद के निर्णय कम गुणवत्ता वाले हो जाते हैं। उदाहरण, जजों द्वारा दिए गए निर्णयों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि सुबह के समय जमानत मिलने की संभावना अधिक होती है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ये संभावना घट जाती है, क्योंकि जज थक जाते हैं। इसी तरह थके हुए दुकानदार अधिक छूट देने लगते हैं, या हम खुद थककर जल्दीबाजी में गलत खरीदारी कर लेते हैं। महत्वपूर्ण निर्णयों को दिन के शुरुआत में लेना चाहिए जब दिमाग तरोताजा हो। 26 कंटेजन बायस, संक्रमण पूर्वाग्रह।
हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को केवल उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों के कारण पसंद या नापसंद करने लगते हैं, भले ही उसमें कोई तार्किक दोष न हो। उदाहरण, अगर किसी ने किसी खूबसूरत कप को बताया कि उसे किसी अपराधी ने इस्तेमाल किया था, तो लोग उसमें पानी पीने से मना कर देते हैं, हालांकि कप साफ है। या अगर कोई पुराना घर जिसमें मौत हुई थी, वह अब भी रहन योग्य हो, फिर भी लोग उसमें रहने से डरते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि वस्तुओं में अच्छाई या बुराई उस पर जुड़ी कहानी से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक गुणों से तय होनी चाहिए। 27. अवेलेबिलिटी बायस, उपलब्ध जानकारी पर निर्भरता। हम जो जानकारी सबसे आसानी से याद कर पाते हैं, उसी के आधार पर किसी स्थिति का मूल्यांकन करते हैं, भले ही वह अधूरी या पक्षपाती हो। उदाहरण, अगर हम रोज खबरों में सुनते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, तो हमें लगने लगता है कि कार चलाना बहुत खतरनाक है, जबकि असल में हवाई यात्रा की तुलना में नहीं, बल्कि अन्य कारकों की तुलना में देखना जरूरी है। हम जिन समस्याओं की ज़्यादा खबरें पढ़ते हैं, उन्हें अधिक गंभीर मानते हैं, जबकि आंकड़ों से यह जरूरी नहीं कि वे अधिक गंभीर हों। हमें तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने चाहिए, न कि केवल मुझे याद है या मैंने सुना है जैसी बातों पर। 28. The it'll get worse before it gets better fallacy, पहले बिगड़ेगा फिर सुधरेगा भ्रम। ये सोच कि कोई चीज़ अगर फिलहाल खराब हो रही है तो यह सुधरने का संकेत है, पूरी तरह से गलत हो सकती है। उदाहरण, अगर किसी डॉक्टर की दवा से आपकी हालत और बिगड़ रही है, तो वह कहेगा यही इसका असर है, अब सुधार आएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो, ये दवा गलत भी हो सकती है। या कोई नया मैनेजर कंपनी में हड़बड़ी मचाकर कहे पहले थोड़ा खराब होगा, फिर सब सही हो जाएगा, लेकिन सुधार कभी ना आए। हमें हर समस्या को उसके संकेतों और परिणामों के आधार पर देखना चाहिए, न कि केवल इस आशा में कि बाद में सब ठीक हो जाएगा। 29. स्टोरी टेलिंग फैलेसी, कथा भ्रम। कहानियों के रूप में सुनाई गई बातें हमें बहुत जल्दी समझ आती हैं, लेकिन उनमें अक्सर सच्चाई और तथ्य कम होते हैं। उदाहरण, अगर कोई कहता है मैं गरीबी से उठकर करोड़पति बना सिर्फ इस किताब की वजह से, तो हमें लगता है कि यह किताब जादुई है। लेकिन असल में उसकी सफलता में मेहनत, किस्मत, नेटवर्क, अवसर आदि कई फैक्टर शामिल थे, जिनकी कहानी में चर्चा नहीं होती। हमें कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन निर्णय तर्क और तथ्य के आधार पर लेने चाहिए। 30. एक्शन बायस, कार्य करने की जल्दबाजी। कई बार जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हम तुरंत कुछ करना चाहते हैं, भले ही कुछ न करना बेहतर हो। उदाहरण, फुटबॉल के गोलकीपर अक्सर पेनल्टी के समय एक दिशा में कूद जाते हैं, जबकि आंकड़े बताते हैं कि कई बार बीच में खड़ा रहना बेहतर होता है। निवेश में भी जब बाजार गिरता है, तो लोग घबराकर शेयर बेच देते हैं, जबकि कई बार शांत रहना ज़्यादा समझदारी होता है। हर स्थिति में कुछ करने की बजाय पहले सोचने की आदत डालनी चाहिए। सही प्रतिक्रिया हमेशा क्रिया नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय हो सकती है। 31. ओमिशन बायस, चूक पूर्वाग्रह। ये पूर्वाग्रह तब होता है जब हम सोचते हैं कि कुछ न करना, चूक किसी गलत काम करने क्रिया से बेहतर होता है, भले ही दोनों का परिणाम एक जैसा हो। उदाहरण, अगर एक डॉक्टर गलती से एक गलत इंजेक्शन दे दे, तो उसे दोषी माना जाता है। लेकिन अगर वह जानबूझकर कोई इलाज नहीं करता और मरीज की मौत हो जाती है, तो उसे उतना दोष नहीं मिलता, जबकि दोनों ही नुकसानदायक हैं। कई माता पिता अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाते, ये सोचकर कि टीका लगवाने से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, पर वे यह नहीं सोचते कि बीमारी आने पर नुकसान कहीं अधिक हो सकता है। हमें चूक अनएक्शन को भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए जितनी कि गलत क्रिया को, क्योंकि दोनों के परिणाम हो सकते हैं। 32. सेल्फ सर्विंग बायस, स्वार्थ पूर्वाग्रह। हम अपनी सफलताओं का श्रेय खुद को देते हैं और असफलताओं का दोष दूसरों या परिस्थितियों पर डालते हैं। उदाहरण, अगर आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं, तो आप कहेंगे मैंने मेहनत की। लेकिन अगर कम नंबर आए तो कहेंगे पेपर बहुत टफ था, या टीचर ने नंबर काट लिए। ये प्रवृत्ति हमें अपने दोषों से आंखें मूंदने और सीखने से रोकती है। हमें ईमानदारी से खुद की समीक्षा करनी चाहिए, सफलता और असफलता दोनों में। 33. हिडन ट्रेडमिल, आनंद की दौड़। ये वह चक्र है जिसमें हम सोचते हैं कि कोई वस्तु या उपलब्धि हमें स्थायी खुशी देगी, लेकिन थोड़े समय बाद हम उसी स्थिति में लौट आते हैं और फिर नया लक्ष्य ढूंढने लगते हैं। उदाहरण, नया फ़ोन, नई कार या पदोन्नति मिलने पर थोड़ी देर खुशी होती है, लेकिन कुछ ही समय में हम उसमें अभ्यस्त हो जाते हैं और कुछ नया पाने की इच्छा करने लगते हैं। यह ऐसा है जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना, चाहे जितना भी भागो, आप वहीं रहते हैं। दीर्घकालिक संतोष बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि आंतरिक दृष्टिकोण से आता है। 34. सेल्फ सिलेक्शन बायस, स्वचन पूर्वाग्रह। जब लोग किसी अध्ययन या प्रतियोगिता में स्वयं भाग लेते हैं, तो नतीजे उन पर आधारित होते हैं जो सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिससे आंकड़े पक्षपाती हो जाते हैं। उदाहरण, अगर एक वेबसाइट पर पोल हो कि क्या आप सरकार से संतुष्ट हैं, तो जो असंतुष्ट हैं वही ज़्यादा भाग लेंगे, जिससे नतीजे नकारात्मक दिखेंगे, भले ही अधिकांश लोग संतुष्ट हों। इसी तरह, अगर किसी कोर्स की समीक्षा केवल असाधारण छात्रों ने दी है,
तो वह कोर्स औसत छात्रों के लिए गलत सिद्ध हो सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि हर आंकड़ा या अध्ययन किस तरह के लोगों पर आधारित है, तभी हम उसका सही अर्थ निकाल सकते हैं। 35. कन्फर्मेशन बायस, पुष्टि पूर्वाग्रह। हम केवल वही जानकारी खोजते, याद रखते और स्वीकार करते हैं जो हमारे मौजूदा विश्वासों को समर्थन देती है, और जो इससे अलग हो उसे नजरअंदाज या नकार देते हैं। उदाहरण, अगर आप मानते हैं कि होम्योपैथी प्रभावी है, तो आप केवल ऐसे केस पढ़ेंगे जहां लोगों को फायदा हुआ। नुकसान या निष्प्रभावी केसों को आप झूठा मान लेंगे। राजनीति, धर्म, खान पान, हर क्षेत्र में लोग अपनी ही सोच को पुष्ट करने वाले स्रोत पढ़ते हैं और बाकी को गलत मानते हैं। एक खुला दिमाग, आलोचनात्मक सोच और विरोधी पक्ष को सुनना हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। 36. द फियर ऑफ रिग्रेट, पछतावे का डर। हम फैसले लेने से डरते हैं क्योंकि हम भविष्य में पछताने से डरते हैं, इसलिए हम कभी कभी निर्णय ही नहीं लेते, या फिर ऐसा निर्णय लेते हैं जो सुरक्षित लगता है पर सबसे अच्छा नहीं होता। उदाहरण, आप एक शेयर में निवेश करना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं अगर नुकसान हुआ तो क्या होगा, और इसी डर से निवेश नहीं करते जबकि संभावनाएं अच्छी थीं। या शादी, नौकरी बदलना, घर खरीदना, इन सभी निर्णयों में पछतावे के डर से लोग कुछ न करना चुनते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जीवन में पछतावा होना स्वाभाविक है, लेकिन निर्णय न लेना भी एक निर्णय ही होता है और उसका भी परिणाम होता है। 37. द एंडाउमेंट इफेक्ट, स्वामित्व प्रभाव। जब हमारे पास कोई चीज़ होती है तो हम उसकी कीमत ज़रूरत से ज़्यादा आंकते हैं, केवल इसलिए क्योंकि वह हमारी है। उदाहरण, अगर आपने एक पुराना मोबाइल खरीदा है 10,000 रुपये में, तो आप उसे 9,000 रुपये से कम में बेचने को तैयार नहीं होंगे, भले ही बाजार में उसकी कीमत 7,000 रुपये हो चुकी हो। या अगर आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है और वह असफल हो रहा है, तब भी आप उसमें पैसा या समय लगाते रहेंगे क्योंकि वह आपका है। हमें वस्तुओं या निवेश को भावनाओं के बजाय तर्क से मूल्यांकित करना चाहिए। 38. द संक कॉस्ट फैलेसी, डूबती लागत भ्रम। जब हम पहले किसी चीज़ में समय, पैसा या प्रयास लगा चुके होते हैं तो हम उसे छोड़ने से डरते हैं, भले ही भविष्य में नुकसान होने वाला हो। उदाहरण, अगर आपने एक मूवी का टिकट खरीदा और फिल्म बहुत बोरिंग है, फिर भी आप पूरी फिल्म देखते हैं क्योंकि टिकट के पैसे दिए हैं। या अगर किसी व्यवसाय में लाखों रुपए डूब चुके हैं और वह नहीं चल रहा, तब भी आप उसे चालू रखते हैं ये सोचकर कि इतना लगा दिया, अब तो जारी रखना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए, भविष्य के निर्णय अतीत के निवेश पर नहीं, भविष्य की संभावनाओं पर आधारित होने चाहिए। 39. रेसिप्रोसिटी बायस, पारस्परिकता पूर्वाग्रह। जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है तो हम उस पर एहसानमंद महसूस करते हैं और बदले में कुछ देना चाहते हैं, भले ही वह हमारे लिए फ़ायदेमंद न हो। उदाहरण, रेस्टोरेंट में वेटर अगर आपको खाने के बाद मुफ्त मिठाई दे दे तो आप ज़्यादा टिप देते हैं। मार्केटिंग कंपनियां मुफ्त सैंपल देती हैं ताकि आप उनके प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि आप मानसिक रूप से कर्जदार महसूस करते हैं। हमें ये पहचानना चाहिए कि पारस्परिकता का उपयोग व्यावसायिक रणनीति के रूप में भी किया जाता है और हमें समझदारी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। 40. द कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट, विपरीत प्रभाव। हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का मूल्यांकन करते समय उसकी तुलना उस समय उपलब्ध अन्य चीज़ों से करते हैं, बजाय उसके अपने गुणों के। उदाहरण, अगर एक व्यक्ति पहले बहुत महंगा सूट दिखाता है और फिर दूसरा थोड़ा कम महंगा, तो दूसरा आपको सस्ता लगेगा, भले ही वह भी बहुत महंगा हो। या किसी सुंदर व्यक्ति के साथ एक औसत व्यक्ति हो तो वह औसत व्यक्ति कम आकर्षक लगेगा केवल तुलना की वजह से। हमें किसी भी चीज़ का मूल्यांकन उसके अपने गुणों और संदर्भ में करना चाहिए, न कि तुलना से प्रभावित होकर। 41. अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, उपलब्धता पर निर्भर अनुमान। हम किसी चीज़ की संभावना का आकलन इस आधार पर करते हैं कि वह हमारे दिमाग में कितनी आसानी से आती है, बजाय इसके कि वह वस्तुतः कितनी सामान्य या असामान्य है। उदाहरण, अगर आपने हाल ही में एक विमान दुर्घटना की खबर देखी है तो आप सोच सकते हैं कि हवाई यात्रा बहुत खतरनाक है, जबकि वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि यह सबसे सुरक्षित यात्रा साधन है। हम अपराध, आतंकवाद या बीमारी के मामलों को खबरों में देख देखकर उन्हें अधिक सामान्य और निकट मानने लगते हैं। ये भ्रम हमारी सोच को डर, आशंका या गलत अनुमान की ओर मोड़ देता है। इसलिए सोचते समय वास्तविक डेटा और व्यापक दृष्टिकोण जरूरी है। 42. द इफेक्ट ह्यूरिस्टिक, भावनात्मक शॉर्टकट। जब हम कोई निर्णय केवल अपनी तत्काल भावनाओं के आधार पर लेते हैं तो वह निर्णय तार्किक कम और भावनात्मक अधिक होता है। उदाहरण, अगर कोई उत्पाद किसी प्यारी मुस्कुराती बच्ची के साथ प्रचारित किया गया है तो हम मान लेते हैं कि वह उत्पाद अच्छा है क्योंकि हम उस भावनात्मक छवि से प्रभावित होते हैं। राजनीति में भी नेता भावुक भाषणों या राष्ट्रभक्ति की बातों से हमारा समर्थन पा लेते हैं, भले ही उनके नीति निर्णय उतने अच्छे न हों। हमें अपनी भावनाओं को पहचानकर निर्णय प्रक्रिया से अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर महत्वपूर्ण मामलों में। 43. इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन, आत्मनिरीक्षण भ्रम। हम मानते हैं कि हम अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को अच्छी तरह जानते हैं, जबकि असल में हम खुद को उतना नहीं समझते जितना सोचते हैं।
उदाहरण, आप पूछें आपको ये ब्रांड क्यों पसंद है, तो लोग तुरंत कोई कारण बताएंगे, जैसे ये गुणवत्ता वाला है। लेकिन असल कारण विज्ञापन, सामाजिक प्रभाव या डिज़ाइन हो सकता है, जिसे वे खुद नहीं समझते। हम अपने निर्णयों को बुद्धिमत्तापूर्ण मानते हैं, भले ही वे कई बार पूर्वाग्रहों, भावनाओं या आदतों पर आधारित हों। ये भ्रम हमें आत्ममुग्धता और सीखने से रोकता है। खुद को जानने के लिए खुद को चुनौती देना जरूरी है। 44 इन ग्रुप बायस, अपनों को प्राथमिकता देना। हम उस समूह को जिसमें हम हैं, जैसे धर्म, जाति, देश, पार्टी, स्कूल, अन्य समूहों की तुलना में बेहतर मानते हैं, भले ही ऐसा कोई तर्क न हो। उदाहरण, कोई कह सकता है कि हमारा स्कूल सबसे अच्छा है या हमारी टीम सबसे ईमानदार है, केवल इसलिए क्योंकि वह उस समूह से जुड़ा है। राजनीति में भी लोग अपने दल के भ्रष्टाचार को नज़रअंदाज करते हैं और दूसरों की छोटी गलतियों पर सवाल उठाते हैं। यह मानसिक प्रवृत्ति निष्पक्षता को खत्म कर देती है और समाज में विभाजन को बढ़ावा देती है। 45 प्रोजेक्शन बायस, अनुमानित स्वभाव भ्रम। हम मानते हैं कि भविष्य में भी हमारी पसंद, भावनाएं और इच्छाएं वैसी ही रहेंगी जैसी आज हैं। उदाहरण, जब आप भूखे होते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खरीद लेते हैं, ये सोचकर कि बाद में भी भूख लगेगी। या जब आप खुश होते हैं तो भविष्य के लिए बहुत बड़ी योजनाएं बना लेते हैं, बिना यह समझे कि आपकी ऊर्जा या मनोदशा बदल सकती है। इस भ्रम से बचने के लिए निर्णय लेते समय ये सोचना चाहिए कि क्या मैं इस परिस्थिति में भी यही सोचूंगा जब मेरा मूड अलग होगा। 46 द एंकरिंग इफेक्ट, संदर्भ बिंदु का प्रभाव। जब हमें कोई संख्या या जानकारी पहले दी जाती है तो हम बाद की सभी जानकारियों को उसी के सापेक्ष देखते हैं, भले ही पहली जानकारी अप्रासंगिक हो। उदाहरण, अगर किसी शर्ट की कीमत पहले 2000 रुपये बताई जाए और फिर 1000 रुपये में दी जाए तो वह सस्ती लगती है, भले ही उसकी वास्तविक कीमत 700 रुपये होनी चाहिए। सेल्स में ये तकनीक बहुत उपयोग होती है। 50% ऑफ कहकर मूल कीमत बढ़ाकर डिस्काउंट दिखाना। हमें कहाँ से शुरू हुआ की बजाय वास्तव में क्या मूल्य है, ये सोचना चाहिए। 47 द प्लानिंग फैलेसी, योजनाओं का अत्यधिक आशावाद। हम किसी काम को पूरा करने में लगने वाले समय और संसाधनों को हमेशा कम आंकते हैं और यह बार बार होता है। उदाहरण, छात्र सोचते हैं कि वे परीक्षा की तैयारी 2 दिन में कर लेंगे, पर आखिरी समय में किताबें पूरी नहीं होती। या कोई कंपनी कहती है कि प्रोजेक्ट 3 महीने में पूरा हो जाएगा, लेकिन वह 6 महीने तक खींच जाता है। इस भ्रम से बचने के लिए हमें पिछली बार कितना समय लगा था या औसत कितना समय लगता है, इस आधार पर योजना बनानी चाहिए। 48 द क्लस्टरिंग इल्यूजन, समानता भ्रम। हम यादृच्छिक रैंडम घटनाओं में भी कोई पैटर्न देखने लगते हैं क्योंकि हमारा दिमाग असमानताओं को सहन नहीं कर पाता। उदाहरण, अगर किसी लॉटरी नंबर में बार बार 7 आता है तो लोग सोचते हैं कि इसमें कोई खास कारण है, जबकि वह संयोग हो सकता है। या अगर कोई सिक्का बार बार हेड दे रहा है तो हम मानते हैं कि अगली बार टेल आएगा, जबकि हर बार की संभावना बराबर होती है। ये भ्रम हमें अंधविश्वास, झूठे विश्वास और गलत रणनीतियों की ओर ले जाता है। 49 द सोशल प्रूफ इफेक्ट, सामाजिक प्रमाण प्रभाव। जब हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है तो हम दूसरों को देखकर निर्णय लेते हैं, यह मानकर कि वे सही कर रहे होंगे। उदाहरण, अगर किसी रेस्टोरेंट में भीड़ है तो आप मान लेते हैं कि खाना अच्छा होगा, भले ही आपने खुद स्वाद न चखा हो। इंटरनेट पर भी ज़्यादा लाइक या फॉलोअर्स देखकर हम उसे प्रामाणिक मान लेते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि बहुमत हमेशा सही नहीं होता और सोचने की जिम्मेदारी हमारी है। 50 चेरी पिकिंग, चुनिंदा जानकारी चुनना। जब हम केवल उन तथ्यों को चुनते हैं जो हमारे पक्ष में हों और बाकी तथ्यों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो निष्कर्ष पक्षपाती हो जाता है। उदाहरण, कोई कंपनी कहती है हमारे 5 ग्राहक बहुत संतुष्ट हैं, लेकिन वह ये नहीं बताती कि 50 ग्राहक असंतुष्ट भी थे। या कोई स्वास्थ्य उत्पाद अपने 2-3 सफल केस स्टडी दिखाकर दावा करता है कि वह सभी पर असरदार है, बाकी असफलताओं को छुपाकर। एक समझदार व्यक्ति पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करता है, न कि केवल अच्छी या सुविधाजनक जानकारी। 51 सर्वाइवरशिप बायस, बचने वालों का भ्रम। हम केवल सफल लोगों या चीज़ों को देखकर यह मान लेते हैं कि वही सही तरीका है, जबकि जो असफल हो गए वे हमारे ध्यान में ही नहीं आते। उदाहरण, हम कुछ प्रसिद्ध स्टार्टअप्स जैसे एप्पल या गूगल की कहानियां सुनते हैं और मान लेते हैं कि अगर उन्होंने किया तो मैं भी कर सकता हूं। लेकिन हम हजारों असफल स्टार्टअप्स को नहीं देखते जो उतनी ही मेहनत के बावजूद विफल हो गए। इसी तरह युद्ध से लौटे सिपाहियों के अनुभवों को हम सुनते हैं, पर जो मारे गए उनकी कहानी नहीं सुनते, जिससे युद्ध हमें कम खतरनाक लग सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि सफलताओं की चमक के पीछे अनगिनत असफलताएं छुपी होती हैं और उनकी भी उतनी ही सीख होती है। 52 लॉस अवर्जन, हानि से डर। हम लाभ पाने की तुलना में हानि से बचने को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, मतलब हम कुछ खोने के डर से कई बार लाभ का अवसर छोड़ देते हैं। उदाहरण, अगर कोई बोले 100 रुपये जीतने का मौका है तो हम सोचेंगे, लेकिन अगर कहे 100 रुपये हारने का खतरा है तो हम तुरंत सतर्क हो जाते हैं।
शेयर बाजार में लोग नुकसान होते ही बेच देते हैं, जबकि ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग टर्म में वह नुकसान रहता। इससे बचने के लिए हमें निर्णय भावनाओं के बजाय संभावनाओं और गणनाओं पर आधारित करने चाहिए। 53 द बेस रेट फैलेसी, मूल दर की उपेक्षा। जब कोई विशेष जानकारी दी जाती है तो हम सामान्य सांख्यिकी बेस रेट को भूल जाते हैं और गलत निष्कर्ष निकालते हैं। उदाहरण, मान लीजिए किसी मेडिकल टेस्ट में 90% सटीकता है, लेकिन बीमारी केवल 1% लोगों को होती है। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो लोग घबरा जाते हैं, जबकि वास्तव में पॉजिटिव होने की संभावना केवल लगभग 9% ही होती है, फॉल्स पॉजिटिव्स को छोड़कर। हम विशेष घटनाओं को बड़ा मान लेते हैं और सामान्य आंकड़ों को नज़रअंदाज करते हैं। हमेशा विशिष्ट जानकारी के साथ साथ सामान्य आंकड़ों का विश्लेषण भी जरूरी होता है। 54 गैम्बलर्स फैलेसी, जुआरी भ्रम। हम मानते हैं कि अगर कोई यादृच्छिक रैंडम घटना बार बार हो रही है तो अगली बार उसका उल्टा होना तय है, जबकि हर बार की संभावना अलग नहीं होती। उदाहरण, अगर आप बार बार हेड देख रहे हैं तो सोचते हैं अब टेल आना चाहिए, जबकि हर बार हेड और टेल की संभावना 50-50 ही रहती है। कसीनो में लोग हारते हारते ये सोचते हैं कि अब जीत पक्की है और ज़्यादा पैसा लगा देते हैं, जिससे वे और हारते हैं। हर घटना स्वतंत्र होती है और उसके पीछे कोई ताक या न्याय नहीं होता। 55 द कंजंक्शन फैलेसी, संयुक्त संभावना भ्रम। हम सोचते हैं कि दो घटनाओं का एक साथ होना किसी एक घटना के होने से ज़्यादा संभावित है, जबकि गणितीय रूप से यह असंभव है। उदाहरण, एक महिला शांत स्वभाव की है, समाज सेवा से जुड़ी है। जब पूछा गया क्या वह एक बैंक में काम करती है या बी बैंक में काम करती है और नारीवादी है, लोग विकल्प बी चुनते हैं क्योंकि कहानी उससे मेल खाती है, जबकि गणित के हिसाब से बी की संभावना 1 से कम ही हो सकती है, ज़्यादा नहीं। हमें आंकड़ों की वास्तविकता को कल्पना से ऊपर रखना चाहिए। 56 द रेग्रेशन टू मीन, माध्यम की ओर लौटना। जब कोई परिणाम असामान्य, बहुत अच्छा या बहुत बुरा होता है तो अगली बार वह सामान्य के करीब आने की संभावना होती है, पर हम इसे कारण या बदलाव से जोड़ देते हैं। उदाहरण, अगर कोई छात्र अचानक बहुत अच्छे नंबर लाता है तो अगली बार शायद वह औसत प्रदर्शन करेगा, लेकिन लोग कहेंगे कि उसने कम मेहनत की। या कोई क्रिकेटर बहुत अच्छा खेलता है, फिर अगली बार औसत खेलता है और लोग मानते हैं कि फॉर्म गिर गया। हमें याद रखना चाहिए कि हर चीज़ का स्वाभाविक रूप से एक औसत स्तर होता है और आंकड़े उसकी ओर लौटते हैं। 57 द जस्ट वर्ल्ड हाइपोथेसिस, न्यायपूर्ण संसार का भ्रम। हम मानते हैं कि दुनिया मूल रूप से न्यायपूर्ण है और लोग जो पाते हैं उसके लायक होते हैं, भले ही ऐसा हमेशा न हो। उदाहरण, अगर किसी के साथ बुरा होता है तो हम मान लेते हैं कि उसने कुछ गलत किया होगा। ये हमें ये सोचने से बचाता है कि दुनिया अनिश्चित और कभी कभी अन्यायपूर्ण भी हो सकती है। ये सोच विक्टिम ब्लेमिंग को जन्म देती है, जैसे रेप पीड़िता के कपड़ों या समय पर सवाल उठाना। ये भ्रम हमें सच्चाई से दूर रखता है और अनावश्यक रूप से कठोर बना देता है। 58 दी हेलो इफेक्ट, आभामंडल प्रभाव। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की कोई एक विशेषता अच्छी हो तो हम मान लेते हैं कि बाकी चीजें भी अच्छी होंगी बिना जांचे। उदाहरण, अगर कोई सुंदर व्यक्ति है तो लोग उसे स्मार्ट, ईमानदार या काबिल भी मान लेते हैं, जबकि उसका कोई तर्क नहीं होता। या अगर किसी कंपनी का एक प्रोडक्ट अच्छा है तो बाकी उत्पादों को भी हम बेहतर मानने लगते हैं। हमें हर बात का मूल्यांकन स्वतंत्र रूप से करना चाहिए, न कि किसी एक गुण के प्रभाव में आकर। 59 ऑल्टरनेटिव ब्लाइंडनेस, विकल्पों की अनदेखी। हम किसी निर्णय की आलोचना करते हैं लेकिन यह नहीं सोचते कि विकल्प क्या था और क्या वह बेहतर होता। उदाहरण, अगर सरकार कोई योजना बनाती है और उसमें कुछ खामियां होती हैं तो लोग उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन यह नहीं सोचते कि कोई और विकल्प होता तो वह और भी खराब हो सकता था। या अगर कोई क्रिकेटर एक जोखिम भरा शॉट खेलता है और आउट हो जाता है तो हम कहते हैं गलत फैसला, पर यह नहीं सोचते कि दूसरा विकल्प भी विकेट ले सकता था। सही मूल्यांकन के लिए हमें वास्तविक विकल्पों पर भी ध्यान देना चाहिए, न कि आदर्श कल्पनाओं पर। 60 द फॉरर इफेक्ट, व्यक्तिगत सत्य भ्रम। जब कोई सामान्य बयान इस तरह दिया जाता है कि वह हर किसी को व्यक्तिगत लगे तो लोग मान लेते हैं कि वह केवल उन्हीं पर लागू होता है। उदाहरण, राशिफल या टैरो कार्ड में ऐसा लिखा होता है आपके भीतर गहरी क्षमता है, लेकिन कभी कभी आप आत्मसंदेह से जूझते हैं। ऐसा सुनकर हर व्यक्ति सोचता है ये तो मेरी ही बात हो रही है, जबकि यह लगभग सभी पर लागू होता है। ये प्रभाव धोखेबाजों और मनोविज्ञानों द्वारा आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 61 वॉलंटियर्स फॉली, स्वैच्छिक मूर्खता। जब हम किसी काम को केवल इसलिए करते हैं कि वह उपयोगी या सेवा माना जाता है, लेकिन वास्तव में वह समय, ऊर्जा या संसाधनों की बर्बादी साबित होता है। उदाहरण, मान लीजिए आप 500 रुपये प्रति घंटे का काम करते हैं और रविवार को खुद ही अपनी कार धोते हैं, जिससे 1 घंटा चला जाता है। अगर कार धोने वाला 200 रुपये में ये काम कर देता तो ये स्वैच्छिक श्रम तरकीन हो सकता है। कई बार लोग दिखावे या आत्मसंतोष के लिए किसी सेवा में जुट जाते हैं, बिना यह मूल्यांकन किए कि उनका समय कहाँ ज़्यादा उपयोगी हो सकता है।
समाज सेवा जरूरी है, लेकिन उसे प्रभावी और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए। 62 अफेक्ट बायस भावनात्मक पूर्वाग्रह। जब किसी चीज से जुड़ी भावनाएं इतनी मजबूत होती हैं कि हम तथ्यों और तर्कों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। उदाहरण, अगर कोई नेता हमें अच्छा लगता है तो हम उसके भ्रष्टाचार या गलत निर्णय को भी उचित ठहराते हैं। या अगर कोई व्यक्ति हमें नापसंद है तो वह अच्छा काम भी करे तो हम उसकी आलोचना ही करेंगे। भावनाएं इंसानी हैं, लेकिन तर्कहीन निर्णय अक्सर भावनात्मक पक्षपात से जन्म लेते हैं। 63 इंटेंशन टू ट्रीट एरर, इरादे और नतीजों का भ्रम। हम किसी इलाज, प्रोग्राम या नीतियों की सफलता केवल भाग लेने वालों के नतीजों से आंकते हैं, यह नहीं देखते कि किन लोगों ने कोशिश ही नहीं की या बीच में छोड़ दिया। उदाहरण, अगर किसी वजन घटाने के कार्यक्रम के अंत में 50% लोगों ने वजन घटाया तो यह नहीं देखा जाता कि कितने लोगों ने बीच में छोड़ दिया था या लाभ नहीं पाया। नीति बनाते समय यह भ्रम गंभीर हो सकता है क्योंकि नकारात्मक आंकड़े पूरी तरह शामिल नहीं होते। हमेशा देखना चाहिए कि सबके लिए ये कितना प्रभावी रहा, सिर्फ जो टिके रहे उनके लिए नहीं। 64 द प्रॉब्लम विद एवरेजेस, औसत की समस्या। औसत एवरेज आंकड़े अक्सर वास्तविकता को छुपा लेते हैं क्योंकि वे भिन्नताओं को नहीं दर्शाते। उदाहरण, अगर दो लोगों की औसत आय 50,000 रुपये है, एक की 10,000 रुपये है और दूसरे की 90,000 रुपये, तो यह औसत असमानता को ढक देता है। शिक्षा में औसतन 70% अंक पाने वाला छात्र भी हो सकता है कि मैथ्स में 100 और अंग्रेजी में 40 ला रहा हो, इसका अर्थ है कि औसत भ्रामक हो सकता है। आंकड़ों का उपयोग करते समय उसके फैलाव, वेरिएशन और वितरण को भी देखना जरूरी है। 65 लाइकिंग बायस, पसंद आधारित भ्रम। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो उसकी गलतियां, असफलताएं या कमियां भी हमें कम लगती हैं और हम उससे जुड़ी वस्तुएं, सेवाएं भी ज्यादा पसंद करने लगते हैं। उदाहरण, अगर आपका पसंदीदा अभिनेता किसी ब्रांड का प्रचार करता है तो आपको वह उत्पाद बेहतर लगने लगता है, भले ही उसकी गुणवत्ता वैसी ना हो। या किसी अच्छे दोस्त के विचार को हम ज्यादा गंभीरता से लेते हैं, भले ही वह तथ्यात्मक रूप से गलत हो। सच्चे निर्णय के लिए विचार और व्यक्ति को अलग अलग मूल्यांकित करना जरूरी है। 66 एंडाउमेंट इफेक्ट, स्वामित्व भ्रम। हम किसी चीज की कीमत तब ज्यादा आंकते हैं जब वह हमारी होती है, भले ही वही चीज हमें खरीदनी हो तो हम कम मूल्य देंगे। उदाहरण, अगर आपके पास एक पुरानी घड़ी है तो आप उसे 5,000 रुपये की मानते हैं, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति वही घड़ी 2,000 रुपये देने को तैयार है। हमारा जुड़ाव और भावनात्मक स्वामित्व उस वस्तु को विशेष बना देता है, लेकिन बाजार की नज़र से उसका मूल्य वैसा नहीं होता। ये प्रभाव निवेश और व्यापार में हानि का कारण बन सकता है। 67 कोइंसिडेंस, संयोग को कारण मानना। हम संयोग को कोई खास संकेत या कारण मानने लगते हैं, जबकि कई बार घटनाएं बस यूं ही घटती हैं। उदाहरण, अगर आपने किसी के बारे में सोचा और उसका फोन आ गया तो आप सोचते हैं कोई रहस्य है। या अगर आपने कोई सपना देखा और वह कुछ हद तक सच निकला तो उसे विशेष अर्थ देने लगते हैं। संयोगों को पहचानना और उन्हें संदेश न मानना वैज्ञानिक सोच की निशानी है। 68 प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट, प्रारंभ और अंत का प्रभाव। हम किसी जानकारी की शुरुआत और अंत को ज्यादा याद रखते हैं और बीच की जानकारी को नज़रअंदाज कर देते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी भाषण के शुरू और अंत में ध्यान देते हैं तो वे हिस्से ज्यादा याद रहते हैं। इंटरव्यू में भी शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन करना या अंत में प्रभाव छोड़ना ज्यादा असरदार हो सकता है। सूचना को व्यवस्थित और संतुलित रूप में प्रस्तुत करना और सुनने में भी हर हिस्से को महत्व देना जरूरी है। 69 नॉट इन्वेंटेड हियर सिंड्रोम, नवाचार घृणा। हम उन विचारों या समाधानों को नकार देते हैं जो हमारे द्वारा नहीं बनाए गए हैं, केवल इसलिए कि वे बाहरी हैं। उदाहरण, कोई कंपनी कहती है यह आइडिया हमारी टीम का नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं अपनाएंगे, भले ही वह विचार व्यवहारिक और सफल हो सकता है। या शिक्षकों का कहना यह विदेशी तरीका है, भारतीय बच्चों पर लागू नहीं होता, बिना गंभीर परीक्षण के। उत्कृष्ट विचार कहीं से भी आ सकते हैं और खुलेपन के बिना प्रगति असंभव है। 70 डोमेन डिपेंडेंस, प्रसंगीय निर्भरता। हम एक क्षेत्र में सीखी गई चीजों को दूसरे क्षेत्र में लागू नहीं कर पाते, जबकि वे वहां भी कारगर हो सकती हैं। उदाहरण, अगर कोई अच्छे ढंग से बजट बनाना जानता है तो वह अपने घरेलू खर्चों में भी उपयोग कर सकता है, लेकिन वह केवल ऑफिस में ही उस कौशल का उपयोग करता है। या कोई धैर्य से योग करता है, लेकिन जीवन की समस्याओं में वह धैर्य नहीं दिखा पाता। सीख को सीमित दायरे से निकालकर व्यापक जीवन में उतारना ही असली समझदारी है। 71 फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट, झूठी सहमति का भ्रम। हम यह मानते हैं कि हमारी सोच, पसंद और राय ज्यादातर लोगों से मेल खाती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। उदाहरण, अगर आप मानते हैं कि किसी फिल्म को सबने पसंद किया होगा क्योंकि आपने की, तो आप फॉल्स कंसेंसस इफेक्ट के शिकार हैं। राजनीति में भी लोग मानते हैं कि सभी मेरे विचार से सहमत होंगे, जबकि वे एक सामाजिक बुलबुले में जी रहे होते हैं। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि दुनिया विविधताओं से भरी है और हर व्यक्ति अलग सोच सकता है। 72 फॉल्सिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का तोड़ मरोड़।
हम इतिहास को वर्तमान नज़रिए से देखते हैं और घटनाओं को अपने अनुसार अर्थ देने लगते हैं, जिससे वास्तविक सच्चाई विकृत हो जाती है। उदाहरण, कोई कंपनी कहे हमने शुरू से यही प्लान किया था और इसलिए सफल हुए, जबकि वास्तव में उन्होंने रास्ते में कई प्रयोग किए और गलती से सही दिशा मिली। लोग अपने अतीत के फैसलों को भी बेहतर दिखाने के लिए रीडिज़ाइन करते हैं। इतिहास को निष्पक्ष, सटीक और घटनाओं के संदर्भ में समझना जरूरी है। 73 इन ग्रुप आउट ग्रुप बायस, अपनों और परायों का भ्रम। हम अपनों को बेहतर और दूसरों को कमतर समझते हैं, भले ही उनमें कोई वास्तविक अंतर न हो। उदाहरण, अगर आप किसी कंपनी, जाति, धर्म या देश से हैं, तो आप अपने समूह की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन दूसरों की छोटी बातों को भी बड़ा बना देते हैं। खेलों में भी फैन अपनी टीम की गलती को माफ कर देता है, लेकिन विरोधी टीम पर आरोप लगाने लगता है। इस पक्षपात से संघर्ष, भेदभाव और कट्टरता बढ़ती है। समझदारी सबको इंसान की तरह देखने में है। 74 एम्बिग्युइटी अवर्जन, अस्पष्टता से डर। हम निश्चित सर्टेन विकल्पों को अस्पष्ट अनसर्टेन विकल्पों की तुलना में ज़्यादा पसंद करते हैं, भले ही दूसरे में ज़्यादा लाभ हो सकता है। उदाहरण, अगर एक बॉक्स में 50 लाल और 50 नीले बॉल हैं और दूसरे बॉक्स में बॉल का अनुपात नहीं पता और दोनों में से किसी भी रंग पर 1000 रुपये जीत सकते हैं, तो आप पहले बॉक्स को चुनेंगे। लोग स्पष्टता को तरजीह देते हैं क्योंकि अनिश्चितता उन्हें डराती है, लेकिन कई बार अस्पष्टता में ज़्यादा लाभ छिपा होता है, जोखिम और अवसर एक साथ आते हैं। 75 डिफ़ॉल्ट इफेक्ट, पूर्व निर्धारित विकल्प का प्रभाव। लोग वह विकल्प चुनते हैं जो पहले से डिफ़ॉल्ट रूप से सेट होता है, क्योंकि वे बदलने की मेहनत से बचते हैं। उदाहरण, अगर एक फॉर्म में पहले से ईमेल सब्सक्रिप्शन पर टिक किया गया है, तो ज़्यादातर लोग उसे बदले बिना ही सब्सक्राइब हो जाते हैं। ऑर्गन डोनेशन वाले देशों में जहां हाँ डिफ़ॉल्ट होता है, वहां अधिक लोग अंगदान करते हैं, क्योंकि वे उसे बदलते नहीं। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स बहुत प्रभावशाली होती हैं और इसका उपयोग समाज में बदलाव के लिए भी किया जा सकता है। 76 फियर ऑफ रिग्रेट, पछतावे का डर। हम फैसले लेते समय इस डर से बचते हैं कि कहीं बाद में पछताना न पड़े, और इसलिए कई अच्छे अवसर भी छोड़ देते हैं। उदाहरण, कोई व्यक्ति नौकरी बदलना चाहता है लेकिन सोचता है क्या पता नई जगह ठीक न हो और मैं पछताऊं, इसलिए वह वहीं बना रहता है, भले ही असंतुष्ट हो। या कोई निवेश का मौका छोड़ देता है सिर्फ इसलिए कि अगर घाटा हुआ तो उसे पछतावा होगा। पछतावे का डर हमें स्थिर बनाता है, लेकिन जीवन में प्रगति जोखिम लेने से ही होती है। 77 सेलियंस इफेक्ट, उभरे तथ्यों का भ्रम। हम उन सूचनाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं जो दिखने, सुनने या महसूस करने में अधिक स्पष्ट होती हैं, भले ही वे कम महत्वपूर्ण हों। उदाहरण, अगर न्यूज़ में कोई विमान दुर्घटना दिखती है तो लोग हवाई यात्रा को खतरनाक मान लेते हैं, जबकि सड़क दुर्घटनाएं रोज़ होती हैं और कहीं ज़्यादा जाने जाती हैं। प्रचार में आकर्षक रंग, आवाज़ और चेहरों से चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। हमें जो उभरता है वही सच मानने के बजाय तथ्यों और आंकड़ों को देखना चाहिए। 78 हाउस मनी इफेक्ट, मुफ्त पैसे का अलग व्यवहार। लोग मुफ्त मिले या अचानक आए पैसे को ज़्यादा लापरवाही से खर्च करते हैं, जबकि अपनी मेहनत की कमाई को संजोते हैं। उदाहरण, अगर आपको बोनस के 10,000 रुपये मिलते हैं तो आप महंगे गिफ्ट या पार्टी पर खर्च कर देते हैं, लेकिन वही पैसे अगर वेतन से हों तो शायद आप उन्हें बचाते। जुआ जीतने वाले लोग भी आगे ज़्यादा जोखिम लेते हैं क्योंकि ये तो घर के पैसे थे। ये भ्रम वित्तीय नुकसान और गलत निर्णयों का कारण बन सकता है। 79 हिडन ट्रेडमिल, सुख का पहिया। हम मानते हैं कि अगर कोई चीज़ मिली तो हम स्थायी रूप से खुश हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज़ के आदी हो जाते हैं और फिर उसी स्तर की खुशी नहीं मिलती। उदाहरण, नई कार या प्रमोशन कुछ समय के लिए खुशी देता है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वही नया सामान्य बन जाता है। लोग फिर अगली चीज़ की तलाश में दौड़ते हैं और यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। सच्ची खुशी क्षणिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतुलन, कृतज्ञता और अनुभवों में होती है। 80 एफर्ट जस्टिफिकेशन, प्रयास की मान्यता। हम किसी काम को इसलिए ज़्यादा महत्व देते हैं क्योंकि हमने उसमें मेहनत की होती है, भले ही उसका परिणाम अच्छा न हो। उदाहरण, अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पर महीनों मेहनत की और वह असफल हो गया, तब भी आप मानेंगे कि वह कीमती था क्योंकि आपने उसमें समय और ऊर्जा लगाई थी। यह मानसिक भ्रम हमें अपने समय और संसाधन को गलत दिशा में लगाते रहने को मजबूर करता है। जरूरी है कि हम निष्पक्ष होकर देखें क्या मेहनत का मूल्य वाकई परिणाम से मेल खाता है। 81 लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, छोटे आंकड़ों का भ्रम। हम छोटे नमूने सैंपल्स को देखकर बड़े निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जबकि छोटे डेटा में संयोग से बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। उदाहरण, अगर किसी स्कूल की 5 में से 3 लड़कियां टॉप करती हैं तो लोग कहेंगे ये स्कूल लड़कियों के लिए बेहतर है, लेकिन केवल 5 का डेटा पर्याप्त नहीं है। जैसे 2 ग्राहक अगर किसी रेस्तरां को बुरा कहते हैं तो हम मान लेते हैं कि वह रेस्तरां खराब ही होगा। छोटे आंकड़ों से सामान्य निष्कर्ष निकालना खतरनाक हो सकता है, बड़े और विविध डेटा की ज़रूरत होती है। 82 एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाओं का प्रभाव।
हम जिस चीज़ की जैसी अपेक्षा रखते हैं अक्सर वैसा ही अनुभव करते हैं, भले ही वस्तु या अनुभव वास्तव में वैसा न हो। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं कि 2000 रुपये की वाइन स्वाद में बेहतर होगी, तो आपको उसका स्वाद बेहतर ही लगेगा, भले ही सच्चाई न हो। इसी तरह अगर किसी ने पहले से किसी जगह को खराब बताया हो, तो हम वहां जाकर उसी तरह का अनुभव खोजते हैं। अपेक्षाएं अनुभव को आकार देती हैं, इसलिए तटस्थ और खुले दिमाग से चीज़ें देखना ज़रूरी है। 83 सिंपल लॉजिक, सरल तर्क का भ्रम। हम कठिन विषयों को बहुत ही सरल और सीधी तर्क रेखाओं में समझने की कोशिश करते हैं, जबकि दुनिया अधिक जटिल होती है। उदाहरण, अगर पढ़ाई की तो नौकरी मिलेगी, ये सोचने की सरलता, जबकि वास्तविकता में और भी कारक होते हैं, नेटवर्किंग, संचार, अवसर आदि। सरल तर्क जल्दी समझ आते हैं, लेकिन वे अक्सर अधूरे और भ्रामक होते हैं। समझदारी की पहचान है सरलता और गहराई का संतुलन। 84 फॉरर इफेक्ट, व्यक्तिगत लगने वाले सामान्य कथन। हम सामान्य और आम बातों को भी व्यक्तिगत समझ लेते हैं, विशेष रूप से जब वे हमारी प्रशंसा करती हों। उदाहरण, राशिफल या ज्योतिषीय विवरण जैसे, आप में नेतृत्व की भावना है, पर कभी कभी आप खुद पर शक करते हैं, यह कोई भी महसूस कर सकता है। लेकिन लोग मानते हैं कि यह सिर्फ उन्हीं के लिए लिखा गया है। इस प्रभाव का उपयोग ढोंगी, जालसाज और सेल्समैन अक्सर करते हैं। 85 वॉलंटियर बायस, स्वैच्छिक उत्तरदाता पक्षपात। जब किसी सभा में केवल वे लोग उत्तर देते हैं जो चाहें, तो नतीजे पूरे समाज को नहीं दर्शाते। उदाहरण, अगर एक वेबसाइट पर लिखा हो, बताएं आपने हमारी सेवा को कितना पसंद किया, तो केवल खुश या गुस्साए ग्राहक जवाब देंगे। चुप रहने वाले संतुलित लोग शामिल ही नहीं होंगे। इससे निर्णय लेने वालों को भ्रम हो सकता है कि लोग वास्तव में क्या सोचते हैं। 86 सोशल लोफिंग, सामूहिक सुस्ती। लोग समूह में जिम्मेदारी से कम काम करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई और तो करेगा। उदाहरण, अगर 10 लोग एक प्रोजेक्ट पर हैं, तो ज़्यादातर लोग अपना 100% नहीं देंगे। या अगर किसी पब्लिक प्लेस की सफाई की बात हो, तो लोग सोचते हैं, मैं क्यों करूं, बाकी लोग हैं ना। इससे कार्य की गुणवत्ता घटती है और नेतृत्व का अभाव दिखाई देता है। 87 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, गुणोत्तर वृद्धि का भ्रम। हम स्वाभाविक रूप से चीज़ों को रैखिक लिनियर तरीके से सोचते हैं, जबकि बहुत सी घटनाएं गुणोत्तर एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ती हैं। उदाहरण, अगर किसी वायरस के मामले हर 3 दिन में 2 गुने हो रहे हैं, तो 30 दिन में वे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन शुरुआत में लग सकता है कि कुछ खास नहीं हो रहा। इस भ्रम को न समझने से महामारी, निवेश और तकनीक जैसे क्षेत्रों में बड़ी गलतियां होती हैं। 88 विनर्स कर्स, विजेता का दुर्भाग्य। नीलामी या प्रतिस्पर्धा में विजेता वह होता है जो सबसे ज्यादा भुगतान करता है, अक्सर जरूरत से ज्यादा। उदाहरण, किसी चीज की नीलामी में लोग कीमत बढ़ाते हैं और आखिरी में विजेता अक्सर वह होता है जिसने बहुत ज्यादा बोली लगाई। उसे बाद में पछताना पड़ता है। बोलियों और प्रतिस्पर्धा में अपनी सीमा पहले से तय करना बुद्धिमानी है। 89 फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर, मूल कारण का भ्रम। हम दूसरों के व्यवहार को उनके चरित्र से जोड़ते हैं, लेकिन अपने व्यवहार को परिस्थिति से। उदाहरण, अगर कोई देर से आता है तो हम सोचते हैं ये लापरवाह है, लेकिन जब हम देर से आते हैं तो कहते हैं ट्रैफिक था। दूसरों को कठोर और खुद को उदार नज़र से देखने का ये भ्रम इंसानी रिश्तों को प्रभावित करता है। करुणा, समझ और संतुलन इसी भ्रम को तोड़ने में मदद करते हैं। 90 सेल्फ सिलेक्शन बायस, आत्मचयन पक्षपात। जब लोग खुद को किसी समूह या अध्ययन में शामिल करते हैं तो नतीजे पक्षपाती हो सकते हैं, क्योंकि वे सभी प्रतिनिधित्व नहीं करते। उदाहरण, अगर केवल मेहनती छात्र एक कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हैं और फिर वे टॉप करते हैं, तो कोचिंग कहेगी हमारी वजह से सफलता मिली, जबकि असल कारण हो सकता है कि छात्र पहले से ही मेहनती थे। ये भ्रम निर्णयकर्ताओं को वास्तविक प्रभाव से भटका देता है। 91 एसोसिएशन बायस, संबंध भ्रम। हम दो घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि वे साथ साथ घटी हैं, भले ही उनमें कोई असली संबंध न हो। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति एक लाल रंग की शर्ट पहनकर परीक्षा में फेल हो गया, तो वह भविष्य में मान सकता है कि लाल रंग अशुभ है। कंपनियां भी मशहूर सेलिब्रिटी से अपने ब्रांड को जोड़ती हैं ताकि लोग समझें कि वह उत्पाद भी अच्छा होगा। याद रखें, सहघटना कोरिलेशन का मतलब कारण कॉजेशन नहीं होता। 92 बिगिनर्स लक, शुरुआती भाग्य का भ्रम। जब कोई व्यक्ति शुरुआत में सफलता पाता है तो वह या अन्य लोग सोचते हैं कि यह प्रतिभा या सिस्टम की वजह से है, जबकि असल में यह संयोग होता है। उदाहरण, अगर कोई नया निवेशक शेयर बाजार में पहली बार में मुनाफा कमा ले, तो वह खुद को प्रो मानने लगता है और फिर बड़े जोखिम लेकर नुकसान करता है। शुरुआती सफलता से अधिक आत्मविश्वास खतरनाक हो सकता है, इसलिए शुरुआत में मिले फल को स्थायी मानना भ्रम है। 93 कॉग्निटिव डिसोनेंस, मनोवैज्ञानिक द्वंद्व। जब हमारे विश्वास और व्यवहार में विरोध होता है तो हम अपने मन में तर्क बनाकर असुविधा को कम करते हैं, भले ही वे झूठ हों।
उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है लेकिन जानता है कि यह हानिकारक है, तो वह कहेगा, मेरे दादाजी 90 साल तक धूम्रपान करते रहे और कुछ नहीं हुआ। या कोई व्यापारी कहेगा, हम तो बस लोगों को विकल्प दे रहे हैं, लेना न लेना उनका काम है, जब वह जानता है कि उत्पाद खराब है। यह आत्म संरक्षण का तरीका है, लेकिन सच्चाई से दूर ले जाता है। 94 हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग, तत्काल सुख का पक्षपात। हम दूर के लाभ की तुलना में तात्कालिक सुख को अधिक तरजीह देते हैं और इसी वजह से अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। उदाहरण, अभी का स्वादिष्ट खाना बनाम भविष्य की सेहत, लोग अक्सर तुरंत संतोष चुनते हैं। या अभी 100 रुपये लेना बनाम 150 रुपये एक हफ्ते बाद, अधिकतर लोग तुरंत 100 रुपये लेना पसंद करते हैं। सच्चा आत्मनियंत्रण दूर के फायदे की कल्पना को स्थिर रखना है। 95 द संक कॉस्ट फैलेसी, डूबे हुए लागत का भ्रम। हम किसी काम, रिश्ते या निवेश में इसलिए लगे रहते हैं क्योंकि हमने उसमें पहले ही बहुत कुछ झोंक दिया है, भले ही वह बेकार हो। उदाहरण, कोई फिल्म बहुत बोरिंग लग रही है, लेकिन लोग कहते हैं, अब तक 1 घंटा देख ही लिया है, तो पूरा देख लेते हैं। या कोई प्रोजेक्ट जिसमें बहुत पैसा लग चुका है, लोग उसमें और पैसा लगाते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि पहले ही बहुत लग गया। बुद्धिमत्ता यह है कि भविष्य की सोचकर निर्णय लिया जाए, न कि अतीत में किए गए नुकसान के आधार पर। 96 ऑल्टरनेटिव ब्लाइंडनेस, विकल्प न देख पाना। हम एक निर्णय लेते समय उस पर ही फोकस करते हैं और यह भूल जाते हैं कि अन्य विकल्प भी हो सकते हैं। उदाहरण, अगर आप सोचते हैं, मुझे ये कोचिंग या वह कोचिंग चुननी है, तो हो सकता है कि तीसरा विकल्प खुद की पढ़ाई और बेहतर हो। या नौकरी छोड़ते वक्त केवल 2 प्रस्तावों पर विचार करना, जबकि कुछ और रचनात्मक विकल्प मौजूद हों। सोच को खोलना और सभी संभावनाओं पर विचार करना जरूरी है। 97 सोशल कंपैरिजन बायस्ड, सामाजिक तुलना पक्षपात। हम उन लोगों का विरोध करते हैं जो हमें किसी भी क्षेत्र में बेहतर प्रतीत होते हैं, खासकर तब जब वे हमारे करीब हों। उदाहरण, एक बॉस किसी अत्यंत योग्य उम्मीदवार को नौकरी नहीं देना चाहता क्योंकि वह खुद से ज्यादा बुद्धिमान लगता है। या कोई शिक्षक प्रतिभाशाली छात्र से जलन महसूस करता है। यह अहम का भ्रम हमें नुकसान देता है और विकास में बाधा बनता है। 98 प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट, प्रारंभ और अंत का प्रभाव। हम सूची या अनुक्रम में पहली और आखिरी चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं और बीच की बातों को भूल जाते हैं। उदाहरण, अगर कोई भाषण देता है तो लोग उसकी शुरुआत और अंत को ज़्यादा प्रभावी मानते हैं, बीच की बातें धुंधली हो जाती हैं। इसीलिए विज्ञापन या इंटरव्यू में शुरुआत और समापन बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस प्रभाव को समझकर हम अपनी प्रस्तुति की रणनीति बेहतर बना सकते हैं। 99 नॉट इन्वेंटेड हियर सिंड्रोम, हमने नहीं बनाया तो अच्छा नहीं है। हम उस विचार या समाधान को कम आंकते हैं जिसे हमने खुद नहीं बनाया, भले ही वो उपयोगी और कारगर हो। उदाहरण, कोई कंपनी बाहरी सलाह को नकार देती है सिर्फ इसलिए कि वह बाहर से आया है। या कोई शिक्षक दूसरे शिक्षक की तकनीक को अपनाने से मना कर देता है, ये कहते हुए, हमारा तरीका बेहतर है। ये संकीर्ण सोच नवाचार और सहयोग को रोक देती है।